नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रीतिकाल की काव्यगत विशेषताओं को देखेंगे कि रीतिकाल में जो 1700 से 1900 संवत था समय, उस समय की जो काव्यगत विशेषताएं थी वो क्या थी, जो कवि थे वो कैसी रचनाएं कर रहे थे। आज हम इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं बहुत ही सरलता के साथ आपको एक एक विशेषता समझाऊंगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे अंत में तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर को हमेशा शुरू करने से पहले हम प्रस्तावना या फिर भूमिका लिखते हैं। तो चलिए प्रस्तावना देखते हैं। रीति शब्द का प्रयोग निश्चित प्रणाली, ढंग और नियम के अर्थ में होता है। अतः रीतिकाल में हमारा अभिप्राय हिंदी साहित्य के उस काल से है जिसमें निश्चित प्रणाली के अनुसार काव्य कला का विकास हुआ। भक्ति काल के बाद रीतिकाल का नाम आता है, जिसका समय संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में रीति ग्रंथों का प्राचुर्य देखा, इसका नामकरण रीतिकाल कर दिया। मतलब यहाँ हमने जो पढ़ा उसका क्या अर्थ है। जो रीति शब्द है उसका जो प्रयोग है किस लिए किया जाता है, किसी एक निश्चित प्रणाली के लिए, किसी एक नियम के लिए, किसी एक ढंग के लिए इस रीति शब्द का प्रयोग होता है। तो हिंदी साहित्य का जो काल क्रम है उसमें जो 1700 से 1900 का जो क्रम है, जो समय है, उसमें जो रचनाएं की जा रही थी वो एक रीतिबद्ध थी। मतलब वो एक नियम से चल रही थी। वो नियम क्या था? वो नियम था काव्य शास्त्र के नियम। जो काव्य शास्त्र लिखे गए थे उन नियमों के अनुसार उस समय की रचनाएं लिखी जा रही थी। आगे देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इस काल का नामकरण कला काल किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल का नामकरण श्रृंगार काल किया है। कुछ विद्वानों ने इस काल के काव्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। इस काल में श्रृंगारिक विशेषताओं के साथ साथ कुछ वीर रस पूर्ण काव्यगत विशेषताएं भी मिल जाती हैं। मतलब यहाँ हमने प्रस्तावना में मुख्य रूप से रीतिकाल का जो समय है, जो रीतिकाल है, उसको हमने थोड़ा सा परिभाषित करने की कोशिश की और ये भी बताया साथ साथ कि जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने रीतिकाल के क्या क्या नामकरण किए थे और इसमें श्रृंगारिकता के साथ हमें कुछ वीर रस की भी विशेषताएं दिखती हैं। चलिए अब हम एक एक करके इन विशेषताओं को देखते हैं। रीतिकालीन काव्य की पहली विशेषता है श्रृंगारिकता। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रतिपाद्य है। यद्यपि रीतिकालीन कवियों का प्रमुख वर्ण्य विषय नायिका भेद है, नक्षिक वर्णन है, श्रृंगारिक रस, अलंकार आदि का लक्षण प्रस्तुत करना है, फिर भी उनके माध्यम से श्रृंगार का प्रतिपादन किया जाता है। मतलब कि जो श्रृंगारिकता है वो हर तरह से मिल रहा है। रीतिकाल में नायिका भेद करना बहुत ही प्रमुख माना जाता था क्योंकि ये लोग आश्रयदाता कवि थे, तो ये लोग अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए ये सब लिखते थे। तो नायिका भेद, नक्षिक वर्णन मतलब शरीर के एक एक अंग, नाखून से लेके बालों तक का वर्णन हमें दिखाई देता है। श्रृंगार रस की बहुत ज़्यादा प्रमुखता है। अलंकार भी दिखाई देते हैं, तो इन सब में श्रृंगारिकता दिखी जाती है। विद्वानों का एक बहुत बड़ा कथन है कि साचा चाहे जैसा भी रहा हो, इसमें ढली श्रृंगारिकता ही। मतलब कि कविता कैसी भी लिखी गई हो, उसमें कुछ भी हो, पर उसमें श्रृंगारिकता ही ढली है। श्रृंगार रस को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, संयोग और वियोग। दर्शन, श्रवण, स्पर्श और संलाप संयोग श्रृंगार में पाए जाते हैं और उक्त भावों को हाव अनुभाव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अगली विशेषता है नारी सौंदर्य चित्रण। रीतिकाल में नारी के रूप चित्रण को बहुत महत्व दिया गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, श्रृंगारकालीन काव्य में नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से यथासंभव मुक्त सविलास की एक उपकरण मात्र है।
मतलब कि रीतिकाल के जब आप काव्यों को पढ़ेंगे तो उसमें जो अधिकतर मात्रा है उसमें बस नारी के सौंदर्य का चित्रण, उसके शरीर का बखान किया गया है, उसके केवल शारीरिक रूप को, एक एक अंग को दिखाया गया है। तो इसी पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है कि श्रृंगार काल जो था उसमें, रीति काल में, मतलब नारी कोई व्यक्ति नहीं थी, नारी समाज का कोई हिस्सा नहीं थी, बल्कि वो केवल विलास, जो भोग विलास होता है उसके लिए बस एक उपकरण मात्र थी, एक वस्तु रह गई थी। वो केवल भोग की वस्तु ही नारी को देखा जा रहा था। ये थी रीतिकाल की एक बहुत ही बड़ी विशेषता के रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के कवि जो थे वो आश्रित थे और वो अपने आश्रयदाता को खुश करने के लिए ऐसी कविताएं लिखते थे। आगे देखते हैं। अगली विशेषता है अलंकारिकता। इस काल की कविताओं में अलंकरण का बाहुल्य है। इसी विशेषता को लक्षण करके मिश्र बंधुओं ने इसका नाम अलंकृत काल रखा था। कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार होने के कारण रूप आकार की सजावट भी अनिवार्य थी। इस काल में वीर काव्य के रचयिता भूषण की कविता में भी अलंकारों की प्रधानता स्पष्ट है। उन्होंने अतिशयोक्ति के माध्यम से छत्रपति शिवाजी और वीर छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। रीतिबद्ध कवियों ने तो कहीं कहीं अलंकारों को जबरन दूस दिया है। मतलब कि इस काल की जब कविताओं को आप पढ़ेंगे तो उसमें अलंकार का बाहुल्य दिखेगा आपको। हर पंक्ति में, हर कविता में आप लोगों को अलंकार की भरमार दिखेगी। और यही नहीं कि श्रृंगारिक कविताओं में ही है, वीर रस के भी जो महान कवि भूषण माने हैं इस समय के, उनकी कविताओं में भी हमें अलंकार दिखता है। और साथ ही साथ उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का तो इतना अधिक प्रयोग किया है जो कहने योग्य नहीं है। और जो रीतिबद्ध कवि थे, रीतिबद्ध मतलब जो रीति से बद्ध थे, जो काव्य शास्त्र की परंपरा को लेके चल रहे थे, वो वाले कवियों ने तो जबरदस्ती ही पंक्तियों के बीच में अलंकारों को ठूसने का प्रयास किया है। चलिए अगली विशेषता देखते हैं। आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रवृत्ति। यह रीतिकाल की मुख्य विशेषता है। इस काल के प्राय सभी कवि आचार्य पहले थे और कवि बाद में। उनकी कविता पांडित्य से भार में दबी हुई है। मतलब कि आप देखोगे तो ये कवि कौन थे, ये रीतिकाल का मतलब क्या है, ये किसी रीति से बद्ध थे। वो रीति कौन सी थी, वो काव्य शास्त्र की रीति को लेकर चल रहे थे। जो संस्कृत काव्य शास्त्र की जो कविता को लिखने के मापदंड दिए गए थे उसके अनुसार चल रहे थे। तो मतलब ये बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे कवि थे। इन्होंने शास्त्रों का बहुत ज़्यादा अध्ययन अध्यापन किया था। इनको बहुत ज़्यादा ही ज्ञान था इस बारे में। आप ये अगर हटा दें कि इनकी कविताओं में हमें अश्लीलता देखने को मिलती है या श्रृंगारिकता बहुत है, नक्षिक वर्णन है, नारी के सौंदर्य का, रूप का, शरीर का वर्णन है, अगर इस चीज़ को हम हटा दें तो इनकी कविताओं की जो तारीफ़ करें ना वो कम नहीं है। क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से अलंकारों के साथ, छंद के साथ, रस के साथ कविता को उतारा है जो कहने योग्य नहीं है। तो इनके अंदर ना आचार्य तत्व की बहुत ज़्यादा प्रधानता थी। ये कवि तो बाद में थे, क्योंकि कविता तो कोई भी लिख दे, पर ये आचार्य थे और इनकी जो कविताएं हैं उस आचार्य तत्व को प्रदर्शित करती हैं। अगली विशेषता है ब्रजभाषा की प्रधानता। ब्रजभाषा रीतिकालीन युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा है। यह काल ब्रजभाषा का चरमोत्तरी काल है। इस समय ब्रजभाषा में विशेष निखार, माधुर्य और प्रांजलता का समावेश हुआ और भाषा में इतनी प्रौढ़ता आई कि भारतेंदु काल तक कविता के क्षेत्र में इसका एकमात्र आधिपत्य रहा और आगे के समय में भी इसके प्रति मोह बना रहा। मतलब कि ब्रज भाषा को विशेषतः हम देखें तो रीति काल में आकर बहुत बड़ा स्थान मिला। ये आज के समय में एक बोली हो गई है, परंतु ये उस समय भाषा थी, तो आप इसका महत्व दे सकते हैं। उस समय के जो कवि थे वो अपने साहित्य में, अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते थे और उस ब्रज भाषा को उन्होंने निखारा, उसमें माधुर्य और प्रांजलता का समावेश भी किया। इसलिए कह सकते हैं कि
रीतिकाल में कहीं न कहीं ब्रज भाषा को बहुत ज़्यादा ऊपर उठाने का भी प्रयास किया गया और वो अपने आप उठ भी गई, क्योंकि साहित्य की भाषा ही ब्रज भाषा बन गई थी, जिसका प्रभाव हम भारतेंदु युग तक भी देख सकते हैं। आधुनिक काल आने के बाद भी ब्रज भाषा का थोड़ा-थोड़ा जो प्रचार प्रसार था वो हो रहा था। तो आज हमने कुल 5 विशेषता देखी रीतिकाल की। अगर आप लोगों को और विशेषताएँ जाननी हैं, तो मैंने इससे पहले भी रीतिकाल की विशेषताओं के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो समझ आई होगी, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइएगा। नमस्कार।